बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका एजुकेशन इन शिक्षा शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आपका एजुकेशन के यानी शिक्षा शास्त्र का है, आपका बीए फर्स्ट ईयर तो लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। आपका इसी वर्ष का आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर का आपका नेम देख लेना है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, यही आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी में सिलेबस सभी का सेम ही है, यही पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो पेपर आपका जो है लिखित टाइप का, जिसमें आपका रिटन का एग्जाम होगा, आपका लिखित की परीक्षा होगा, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका एक जो है मैंने मॉडल पेपर भी मैंने ऑलरेडी जो सॉल्व करा रखा है, तो इसको हमने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर वॉच कर लेना है। और इसका जो है मैंने महासंग्राम वीडियो भी अपलोड किया जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर से आपके है, तो उसको यदि आप कोई सीरीज या बुक नहीं खरीदे हो तो उसको भी एक बार आप देख लेना है। यदि आपने बुक खरीदा तो इन सभी प्रश्नों को आप टिक लगा लीजिए, इतने प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। जो मैंने मॉडल पेपर एक और दिया है उसके भी आपको प्रश्न लगा लेना है, इन दोनों के आपको तैयार करके जाना है और दोनों से आपका पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। साथ में इसके कुछ मैं आंसर भी कराता चलूंगा जिससे कोई भी आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को इस पेपर का, और 75 नंबर का आपका पेपर आएगा सभी यूनिवर्सिटी में चलेगा। इसका सेक्शन आपका जो है, सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका आएगा, जिसमें से सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें जो है 5 से 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इस पेपर में तो 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन पूछे जाता है सेक्शन ए में, कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 5 ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन चाहे जितने पूछे जाए, लेकिन सेक्शन ए के सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपका प्रश्न नहीं रहता है। तो देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपका दिया कि उपनयन संस्कार जो है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो उपनयन संस्कार की हम बात कर ले। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट से विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। इससे मैं आपको वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। और साथ में इसमें आपका जो पेपर होता है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाला, उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी है और बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर भी सॉल्व किया है। आप जाकर उसकी जो चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं, फिर आप जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेपर भी देख सकते हैं। बहुत ही उसकी भी सारी क्लासें मैंने कंप्लीट कर रखी हैं, तो उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब देखिएगा उपनयन संस्कार होता क्या है। तो उपनयन संस्कार की हम बात कर ले तो हिंदू धर्म में जो है 16 संस्कार है। कितने हैं? 16 संस्कार है, जिसमें से जो है 10वां जो संस्कार है उसे ही हम जो है उपनयन संस्कार कहते हैं। ठीक है। और यह जो है इसमें जो है इसे जो है जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार जो है इसमें जो है इसे जो है जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। और ये जो है वैदिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है। और ये जो उपनयन संस्कार है, इसका जो अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। इसका अर्थ क्या होता है? गुरु के पास ले जाना। और इस संस्कार में जो है पिता अपने बच्चे को जो है गुरु के पास जो है ले जाता है, और गुरु जो है बच्चे को शास्त्रों के पास जो है लाता है, और जो है शास्त्र उन्हें जो है ब्रह्म के पास लाते हैं। और इस संस्कार में जो है बच्चे के हाथों में जो है यज्ञ की सुविधा लेकर जो है गुरु से जो है ज्ञान की जो है अग्नि में जो है जो है इसके माध्यम से सीखते हैं, गुरु के माध्यम से। और जो है इस संस्कार में जो है गुरु बच्चे से जो है वचन भी लेता है कि जो है 3 सूत्रों में की जो है रक्षा करेगा। इस तरह से इसमें प्रावधान है, इसके बारे में आपको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर गुरुकुल सिस्टम क्या होता है? गुरुकुल सिस्टम जैसा कि आजकल जो है कॉलेज का सिस्टम हो गया, स्कूल हो गए, तो पहले क्या था? पहले जो है गुरुकुल सिस्टम था पहले जमाने में। तो पहले तो स्कूल थे नहीं, तो पहले वही नाम था स्कूलों का, तो उसको हम गुरुकुल सिस्टम कहते थे। ये जो है प्राचीन भारत की एक जो है पारंपरिक एक शिक्षा प्रणाली है। और इसमें जो है छात्र और जो है छात्र या फिर जो है शिष्य गुरु के साथ जो है रहकर इसमें जो है शिक्षा सीखते थे। इसमें क्या था? वही जो गुरु जो एक शिक्षा ये जो गुरुकुल प्रणाली थी, इसमें क्या था? स्कूल जो सिस्टम था इसी में जो है बच्चा रहता था, घर पे नहीं आता था। इसमें जो पहले जो माता पिता होते थे गुरुकुल सिस्टम में बच्चों को छोड़ देते थे, तो वहीं पर जो है शिक्षा ग्रहण करते थे अपने गुरु यानी गुरुकुल में रह के, और जो इसके बाद जो है घर को आते थे। तो यही सिस्टम प्रणाली है इसमें जो है। और जो है इसमें जो है जो शिष्य रहते थे, जो इसमें छात्र रहते थे, गुरु के साथ ही रहकर शिक्षा सीखते थे। और जो है गुरुकुल में जो है छात्रों को जो है शास्त्र, नैतिकता और जो है कौशल के साथ साथ जो है समग्र विकास के लिए जो है पढ़ाया जाता था। और जो है छात्रों को जो है मौखिक निर्देश भी दिए जाते थे, और जो है व्यवहारिक अनुभव के जरिए जो है उन्हें सिखाया जाता था कि जो है गुरुकुल में जो है छात्रों को दिनचर्या के सभी काम करने होते थे, और वे जो अपनी ज़रूरतों को जो है खुद चीज़ें जो है खुद बनाते थे। तो इसमें जो है गुरुकुल का काम भी जो है बच्चे करते थे, और खाना से लेकर सब चीज़ें भी वही जो है बनाया जाता था, सभी लोग खाते थे। तो ये भी सिस्टम पहले था, तो इसके बारे में आपको लिख देना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का जो है संकुचित अर्थ क्या है? तो एजुकेशन का आपका पेपर ही है, तो शिक्षा एजुकेशन क्या होता है? तो ये तो क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाला ही है। तो शिक्षा के एकदम संकुचित अर्थ की हम बात कर ले
तो शिक्षा का जो है संकुचित अर्थ और शिक्षा का जो है व्यापक अर्थ, ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो 100% फंसेगा। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, इसका व्यापक अर्थ क्या, संकुचित अर्थ तो इसका थोड़ा, संकुचित अर्थ थोड़ा कर देना। तो इसके संकुचित अर्थ की हम बात कर ले तो किसी समाज में जो है एक निश्चित समय या जो है जगह पर सुनियोजित तरीके से चलने वाली एक प्रक्रिया को हम जो है शिक्षा कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो है विद्यार्थी पाठ्यक्रम पढ़कर जो है परीक्षा पास करते हैं। इसमें जो होता है, इसमें विद्यार्थी जो होता है, जो एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है उसको पढ़कर जो है परीक्षा पास करते हैं। और शिक्षा के जो है संकुचित अर्थ में जो है व्यक्तिगत उद्देश्य को जो है आत्म अभिव्यक्ति के रूप में जो है देखा जाता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। और शिक्षा के हम व्यापक अर्थ की हम बात करें, ठीक है, शिक्षा के हम व्यापक अर्थ की हम बात कर ले तो इसमें क्या है, इसका मतलब होता है कि मनुष्य की जो है जन्मजात शक्तियों का विकास करना और उसके ज्ञान और जो है कौशल में वृद्धि करना और व्यवहार में बदलाव लाना। इस तरह जो है व्यक्ति सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनता है। तो ये आपका जो है शिक्षा का व्यापक अर्थ होगा। अब अगला देखिएगा कि ट्रांसमिशन आप कल्चर है, आपका हेरिटेज, जिसको हम सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण कहते हैं। सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो सांस्कृतिक जो ज्ञान और जो है कौशल का परासरण ने एक पीढ़ी से, जैसे हम वो ज्ञान सीखे उसके बाद हमारे बच्चे वही ज्ञान यानी जो परंपरा है, जो धर्म हमारा अपनाएंगे, तो यही जो है सांस्कृतिक जो है विरासत कहलाती है। और सांस्कृतिक विरासत का जो हस्तांतरण जो है शिक्षा के जरिए होता है या जो है समाज में सामाजिक बदलाव को भी जो है प्रभावित करता है। और सांस्कृतिक विरासत के जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी, जैसे कि सांस्कृतिक विरासत का जो हस्तांतरण जो है ये सभी ऐतिहासिक जो है अवधियों में हुआ है। और इस तरह से इसके बारे में हमको लिख देना, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण जो सांस्कृतिक घटनाओं का जो है एक परंपरागत इसको जो है एक परगम में भी बनाता है। तो इसके बारे में भी आपको लिख देना। तो ये क्या है, सांस्कृतिक विरासत, ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक जो ज्ञान है उसको परासरण करना, उसको हस्तांतरित होना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो यही जो है सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण कहलाता है। अब अगला देखिएगा एजुकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम मानव संसाधन जो है विकास के लिए शिक्षा किस तरह से उपयोगी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा से जो है लोगों को व्यक्तिगत, व्यवसायिक और जो है सामाजिक विकास के लिए जो है एक आधार मिलता है, प्रोत्साहित मिलता है इससे। और शिक्षा से जो है लोगों को नए कौशल ज्ञान हासिल करने में भी जो है मदद मिलती है। और शिक्षा से जो है लोगों के करियर को आगे बढ़ने में भी मदद मिलती है। और शिक्षा से जो है लोगों की उत्पादकता भी बढ़ती है। और शिक्षा से जो है नवाचार को भी जो है बढ़ावा भी मिलता है। और शिक्षा से जो है लोगों में परिवर्तन को जो है प्रबंधन करने का कौशल भी आता है। और शिक्षा से जो है लोगों का जो जुड़ाव संगठन में भी जो है बढ़ता है ये। और शिक्षा से जो है संगठनात्मक विकास को जो है आगे बढ़ाने में भी मदद मिलती है। और शिक्षा से जो है सफल होने, नौकरी पाने में भी जो है इसकी मदद मिलती है सभी को। और शिक्षा से जो है लोगों के सोचने और जो है चीज़ों को जो है संसाधित करने का भी जो तरीका, ये भी जो है एक आकार लेता है, उसमें काफ़ी बदलाव होता है। तो ये सारे इस तरह से मदद करता है। तो मानव विकास सूचकांक जिसको हम कहते हैं, ये विकास जो है ये जो है किसी भी संगठन का जो एक अहम हिस्सा भी कह सकते हैं इसको। इसमें जो है कर्मचारियों के प्रदर्शन, उसकी उत्पादकता के आधार पर जो है उसके कौशल, उसका ज्ञान और क्षमताओं के विकास करने की एक प्रक्रिया भी है। तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। अगला देखिएगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन के, जिसको हम जो है निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, तो इसके बारे में हम समझेंगे कि निरौपचारिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके बारे में हम समझ लेंगे। तो निरौपचारिक शिक्षा की हम बात कर ले, जिसको हम जो है अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। निरौपचारिक जो शिक्षा होती है इसको जो है हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, अनौपचारिक शिक्षा इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। तो ये जो होता है एक ऐसी शिक्षा है, ये जो एक ऐसी शिक्षा है जो किसी संस्था यानी किसी संस्थान से जो है नहीं मिलती है, बल्कि सीधे जो है जीवन से, लोगों से, चुनौतियों से जो है सीखी जाती है। तो ये जो शिक्षा होती है आपका निरौपचारिक या फिर जो है अनौपचारिक शिक्षा, ये जो है विद्यालय और स्कूल जाकर नहीं सीखी जाती है, बल्कि जो जैसे कि समाज में रहकर बिना स्कूल गए जो समाज की गतिविधियों से सीखते हैं, उसकी बोलचाल से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वीडियो देखकर, तो ये सारे माध्यम से जो ज्ञान सीखा जाता है, ठीक है, और जीवन से या फिर लोगों से के माध्यम से जो ज्ञान सीखा जाता है, तो इसी को जो है निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह जो शिक्षा होती है ये जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक चलती रहती है। और जो आपका अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण की हम बात कर ले तो आपका प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा और खुली शिक्षा, ये सब दूरस्थ शिक्षा इसके उदाहरण है। तो इतना आपको लिख देना। तो ये शिक्षा जो है ये बिना स्कूल गए यानी
मोबाइल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, या फिर जो है किसी कह सकते हो, बल्कि सीधे जीवन से सीखते हो, लोगों की गतिविधियों से सीखते हो, ठीक है, दूसरे के माध्यम से सीखते हो बिना स्कूल गए, तो यही आपका जो है औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन देखेगा, औपचारिक शिक्षा होती है जो स्कूल जाकर सीखी जाती है। अब अगला देखेगा एनसीटी, जिसको हम जो है राष्ट्रीय शिक्षक परिषद कहते हैं, तो ये क्या है, अब हम इसके बारे में जो है समझेंगे। तो एक जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो कि भारत सरकार का एक जो है आपका वैधानिक एक निकाय है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 17 अगस्त, इसकी जो स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और को जो है राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की अधिनियम इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आपको देख लेना। इसका जो मेन उद्देश्य था यह था कि शिक्षक जो है शिक्षा से जुड़े मामलों में जो है केंद्र और जो है राज्य सरकारों को जो है सलाह देना, और शिक्षक जो है शिक्षा से जुड़े जो उसके मानक है, उसमें जो मानदंड है उसको जो है बनाए रखना, और शिक्षक जो है शिक्षा से जुड़े जो सर्वेक्षण, उसका जो अध्ययन, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ जो है, और जैसे कि जो है कौन सी शिक्षा प्रणाली उसमें होना चाहिए, जैसे कि अब सेमेस्टर एग्जाम होने लगे हैं, तो इसी का सब कार्य है, ठीक है। इसी के माध्यम से जो है परीक्षाओं में जो चेंजेस होते हैं सब कुछ कराया जाता है। अगला देखिएगा यूसीजी क्या है, जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, जिससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसकी हम बात कर ले कि यूसीजी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्या है, यह जो है भारत सरकार के जो है शिक्षा एक मंत्रालय के अधीन एक वैध जो है संगठन है। इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी, इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी। और इसके हम कार्यों की बात करें तो ये जो है विश्वविद्यालय और जो है महाविद्यालय को जो है अनुदान देना। तो जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी होते हैं, उसके देखभाल के लिए होता है, ठीक है, उसकी उच्च शिक्षा के विकास के लिए होता है, कैसी शिक्षा है उसका निरीक्षण करने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए होती है। अगला देखिएगा कि सीबीएसई, जैसे कि यूपी बोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें आपके कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं कराई जाती हैं, उसी तरह आपका सीबीएसई बोर्ड होता है। ये किस स्तर का होता है, इसके बारे में जो हम समझेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड की हम बात करें तो भारत का एक जो है राष्ट्रीय स्तर का जो है एक शैक्षिक आपका बोर्ड है। तो यूपी बोर्ड क्या है, ये आपका ये राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। यूपी बोर्ड जो आपका है ये केवल एक राज्य के लिए है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड क्या है, ये नेशनल है, पूरे भारत के लागू होता है। यूपी बोर्ड जो केवल यूपी बोर्ड के लिए होता है, और सीबीएसई बोर्ड जो है सभी के लिए होता है। तो ये जो है भारत सरकार का एक राष्ट्रीय स्तर का जो एक शैक्षिक बोर्ड है। यह जो बोर्ड जो है माध्यमिक और जो है वरिष्ठ आपका माध्यमिक शिक्षण की जो है परीक्षाओं का जो है आयोजन करता है, और इसके अलावा यह जो है इसके संबंधित स्कूलों के लिए जो है पाठ्यक्रम भी जो है ये विकसित करता है। और साथ में ये जो है भारत सरकार के जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत जो है काम भी करता है। तो यही आपका है। तो सीबीएसई बोर्ड के हम गठन की बात कर लें तो इसका जो गठन हुआ था 3 नवंबर, इसका जो गठन हुआ था 3 नवंबर 19 जो है 62 को इसका गठन हुआ था। ये भी चीज आपको लिख देना है। और इसके जो है सीबीएसई के तहत जो है सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, निजी स्कूलों, केंद्र सरकार, इन सभी की जो है मान्यता जो है प्राप्त की जाती है। अब अगला देखिएगा यूपी बोर्ड स्टेट क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूपी बोर्ड जो है, जो कि जिसको हम यूपीएससी भी शॉर्टकट में कहते हैं, जिसको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, या जो है उत्तर प्रदेश राज्य का एक बोर्ड है। यह बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश में जो है कक्षा 10 आपकी और कक्षा जो है 12 की जो है ये परीक्षाएं जो है आयोजित करती है। इतना ही आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि यहाँ से सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 7%, जिसमें से आपके 4 ही आपको प्रश्न करना पड़ेगा। आप 7 तैयार कर लो, आपका सेक्शन बी आपका इसी टाइप का क्लियर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसमें जो प्रश्न दिया कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य एवं जो है आदर्श क्या आपको बताना है। तो वैदिक शिक्षा का जो मकसद है वो है छात्रों का जो है सर्वांगीण विकास करना है, और इसमें जो है ईश्वर भक्ति, धार्मिकता की भावना का भी जो है इसमें विकास करना सिखाया जाता है। और वैदिक शिक्षा में जो है चरित्र निर्माण पर भी जो है जोर दिया जाता है, और वैदिक शिक्षा में जो है नैतिकता और मूल्यों की जो है पढ़ाई भी इसमें जो है कराई जाती है। और इसमें जो है वैदिक शिक्षा में जो है वेद पुराण का भी जो है ज्ञान इसमें दिया जाता है। और जो है वैदिक शिक्षा में जो है सामाजिक कुशलता जो है बढ़ाने पर भी जो इसमें जोर दिया जाता है। तो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैदिक काल में जो है शिक्षा का जो माध्यम है वो संस्कृत था, और वैदिक काल में जो है गुरुकुल प्रणाली थी। और इसमें जो है जो छात्र
माता पिता से जो है अलग गुरु के घर में ही जो है शिक्षा प्राप्त करते थे। तो पहले ज़माने में क्या था वैदिक शिक्षा, कि पहले गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, जिसमें माता पिता होते थे अपने बच्चे को जो है गुरुकुल में छोड़ आया करते थे। तो वहाँ जो बच्चा अपने गुरु के साथ रहता था, वहाँ पर सब उसका कार्य भी होता था, जैसे कि खाना वाना से लेके सब सिस्टम होता था उसमें, जैसे कुछ कार्य भी कर देते थे बच्चे, तो सारा सिस्टम जो है वहीं पर रह के जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। अब अगला देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो सद्भावना के लिए जो शिक्षा का क्या अर्थ है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के हम मकसद की बात कर ले, तो इसका मकसद ये है कि लोगों में जो है इस भावना को जो है विकसित करना, कि जो है हम सभी एक विश्व परिवार के सदस्य हैं और जो है हमारे अधिकार और कर्तव्य जो है बराबर हैं, यही विकसित करना है। और लोगों में जो है विश्व नागरिकता, आपका विश्व बंधुत्व, मानव प्रेम और जो है सहानुभूति की जो है भावना का जो है विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य था। ठीक है। और जो है लोगों में जो है समाज के जो है निर्णय में जो है सक्रिय भाग लेने की भावना भी विकसित करना था। तो इतना आपको लिख देना है। अगला देखेगा भारतीय संविधान में जो है मौलिक जो है अधिकारों को आपको वर्णन करना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी आपका, तो इसकी हम बात कर ले। तो आपके जो आर्टिकल आपके दिया हुआ है 21, आपका आर्टिकल जो 21 आपका ए है, इसमें जो है कहा गया है कि इसमें जो है 6 साल से लेकर आपके जो 14 साल के बच्चों तक को जो है मुक्त और जो है अनिवार्य शिक्षा का जो है अधिकार दिया गया है। यह अधिकार जो है संविधान आपके जो है अधिनियम जो कि 2002 के जरिए जो है इसको जोड़ा गया है। और इसमें और जो है आपका आर्टिकल जो 15A आपका 1 है, इसके तहत जो है कहा गया कि महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रावधान भी दिया गया है। और जो है आपका आर्टिकल जो कि 46 है, इसमें जो है कहा गया है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और जो है कमजोर वर्गों की जो है शिक्षा और जो है आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का जो है प्रावधान है। जैसे कि आजकल जो है देखा जाए तो कुछ प्रावधान भी दिया गया है नीचे कास्टों के लिए शिक्षा के लिए कम फीस लगती है, तो यही सारी जो है प्रावधान दिए गए हैं इसके माध्यम से। अब अगला देखिएगा, हाँ, कि शिक्षा के लिए जो संवैधानिक जो है प्रावधान क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है भी आपका। तो शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए, जैसे कि मैंने आपको पहले आपको बताया था। तो राष्ट्रीय बाल नीति भी दी गई, जैसे कि 1974 में इसके तहत जो है बच्चों के जो है समान अवसर प्राप्त की जो है सुनिश्चित करने के लिए बाल विकास कार्यक्रम का जो है आयोजित इसको किया गया है। और शिक्षा का जो है अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में बना था, इसमें भी जो है शिक्षा का अधिकार बना था कि सभी के लिए जो है किसी के लिए जो है शिक्षा रोकी नहीं जाएगी। ठीक है। और पूरी होने तक जो है किसी भी जो है बच्चे को जो है रोका नहीं जा सकता है। तो ये सारी जो है सुविधाएं इसमें दी गई हैं। तो इतना आपको पढ़ लेना है। अगला देखिएगा डाल्टन की जो मुख्य विशेषता आपको बताना है डाल्टन सिस्टम की। तो डाल्टन सिस्टम की जो है मुख्य विशेषता बताना है। डाल्टन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन फंसेगा। तो इसका जो मेन उद्देश्य था, ठीक है, तो इस योजना से जो है बच्चों को जो है विषय के लिए जो है घंटों तक जो है समय सीमा और जो है आज़ादी दी जाती थी। बच्चों को जो है अपनी रुचि के विषय से जो है ज़्यादा समय तक जो है पढ़ने के लिए जो है इसमें दिया जाता था। इसमें क्या होता था, ये बगीचा होता था बच्चों का, जिसमें जो है इनको सिखाया जाता था एकदम प्रैक्टिकल करके। ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। कि अगला देखिएगा उच्च शिक्षा की जो आवश्यकता, इसके महत्व की आपको जो है विवेचना करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में फंसेगा। तो उच्च शिक्षा की आवश्यकता क्या है। तो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है ये ज्ञान आपका सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा और तकनीकी दक्षता विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। और शिक्षा का मतलब होता है दूसरे को जो है ज्ञान सिखाना और किसी और को से जो है ज्ञान प्राप्त करना, ये शिक्षा कहलाता है। तो इसके बारे में आपको देख लेना उच्च शिक्षा की क्या आवश्यकता महत्व। ये क्वेश्चन की गारंटी 100% की, इसको टिक लगा लो, फंसेगा जरूर। इसकी जो है मैंने प्रॉपर इसके बारे में महासंग्राम की वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया है, बहुत ही विद्युत कर इसकी क्लास के माध्यम से आपको देख लेना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शैक्षिक आपका ढांचा जो कि 5+3+3+4 का आपको वर्णन करना। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपका 4 प्रश्न है, जिससे केवल आपको 2 ही करना पड़ेगा। मैं चारों करा रहा हूँ, आप चारों प्रश्नों को रट के आपको जाना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अर्थ, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो शिक्षा का अर्थ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, शिक्षा का मतलब होता है कि दूसरों को ज्ञान सिखाना और जो है किसी और से जो है ज्ञान प्राप्त करना, ये शिक्षा होता है। शिक्षा के माध्यम से जो है ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि जो है प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। और शिक्षा से जो है मनुष्य अपने व्यक्तिगत विकास को जो है पूरा कर सकता है और समाज के लिए जो उपयोगी नागरिक भी बन सकता है।
तो इस तरह से आपको लिख देना है। और शिक्षा जो है, शिक्षा का अर्थ ही होता है सीखना या फिर जो है सिखाना। और शिक्षा जो है दो प्रकार का होता है। शिक्षा जो है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक शिक्षा, क्या होती है, औपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। और दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा ये होती है जो स्कूल जाकर सीखी जाती है, और अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो वातावरण, गांव के माध्यम से या फिर दूसरों को नकल करके जो सीखी जाती है, यह अनौपचारिक शिक्षा आपकी होती है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल पर देखकर सीखी जाती है, तो यह अनौपचारिक शिक्षा आपकी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम पे आ चुका है स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम औपचारिक शिक्षा समझेंगे, बहुत ही विधिवत तरीके से आपको समझाएंगे। औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा होती है स्कूल से शुरू होकर एक कॉलेज और विश्वविद्यालय तक ये चलती है। मान लो आप जब स्कूल में गए होंगे, नर्सरी प्री नर्सरी से स्टार्ट होती है आपकी क्लासें। अब तो पहले तो 1 से स्टार्ट होती थी जब मैं पढ़ा था, अब तो नर्सरी प्री नर्सरी भी होता है। तो इससे आपकी क्लासें स्टार्ट होती है आपकी, जो कि आप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर विश्वविद्यालय तक ये चलती है, और वही जो है ये जो है विश्वविद्यालय तक चलती है। तो यही आपकी जो है औपचारिक शिक्षा कहलाती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, ये विश्वविद्यालय तक नहीं चलती है। ये जो औपचारिक शिक्षा होती है शैक्षिक संस्थानों से ये बाहर होती है, ठीक है, ये संस्थानों से बाहर होती है। और औपचारिक जो शिक्षा और इसकी हम बात करें, तो औपचारिक शिक्षा जो होती है इसमें जो है किसी विषय का जो है अध्ययन किया जाता है व्यवस्थित रूप में, इसमें पाठ्यक्रम होता है, सिखाने वाला टीचर होता है औपचारिक शिक्षा में। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी नहीं होता, इसमें जो है बाहरी लोगों से सीखा जाता है, ठीक है। इसमें शिक्षार्थी जो है स्वयं जो है निर्देशित करता है, ठीक है। और जो है औपचारिक शिक्षा की हम बात करें तो इसमें जो है स्कूल, विषय, विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम और जो है इसमें सब कुछ होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जैसे कि वीडियो देखकर सीखा आपने, और स्वयं अध्ययन किया है, लेख पढ़ना, मंत्रों के द्वारा, ये सब जो है भाग और प्रदर्शन सहायता, ये सब के माध्यम से जो सीखा जाता है अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। अगला देखो, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा, इसका उद्देश्य और महत्व की विवेचना करना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, जो शिक्षा दी जाती है ये 3 साल से लेकर जो है 6 साल के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा होती है। और यह जो शिक्षा जो होती है औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा मतलब ये स्कूल में ही दी जाती है, ठीक है। और शिक्षा का पहला ये चरण होता है औपचारिक शिक्षा का। और यह जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मकसद होता है बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना होता है। और इसके लिए जो है बच्चों को खेल विकास संबंधी जो उपयुक्त तरीके, उसके लिए जो है जैसे कि इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जो है कुछ जैसे कि बच्चों में जो है अच्छी आदतें और जो है उसके नैतिक मूल्यों का विकास करती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। और जो है यह बच्चों में जो है सुरक्षा, आत्मविश्वास, हाँ, आत्मविश्वास की भावना भी जो है विकसित करती है। और जो है बच्चों में छिपी प्रतिभा को जो है उजागर करने में भी जो है मदद करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिख देना है, चलेगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत सारे संस्थान जैसे कि आंगनबाड़ी आपकी हो गई, आपका नर्सरी स्कूल, और पूर्व प्राथमिक आपके विद्यालय भी खोले गए हैं। फिर अगला देखिएगा, उच्च शिक्षा के जो है वर्तमान सादृश्य आपका जो विवेचना करना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा, ठीक है। इसके बारे में डाटा जरूर लीजिएगा। पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया, इतने क्वेश्चन आपको जो है पढ़ के जाना है, इनको जरूर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैंने पूरा पेपर तो नहीं सोल्व कराया, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताने का प्रयास किया जो कि मुझे पता थे। सारे क्वेश्चन नहीं पता थे, इसलिए जो क्वेश्चन रहेंगे उसको आपको टिक लगा के रट लेना है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।